हेलो कॉम्पिटिटर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज जो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी में टॉपिक होगा वो चक्रवात और समुद्री धाराएं हो गया, यानी साइक्लोन एंड ओशियन करंट होगा। और आपका आईएमडी होगा, डब्ल्यूएमओ होगा और स्केप होगा। ठीक है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपके लिए लगाया हूँ, जैसे साइक्लोन हो गया, साइक्लोन का क्या है, चक्रवात का संरचना कैसी है। ठीक है, और उसके बाद मैं आपके लिए फिर इसकी जो भी समुद्री धाराएँ के बारे में पढ़ाया हूँ, आईएमडी के बारे में पढ़ा हूँ, डब्ल्यूएमओ के बारे में पढ़ाया हूँ। ओके, तो ये चलते हैं हम लोग बिना कुछ देर किए हुए। ठीक है, क्या है हमारा साइक्लोन है। ठीक है, चैप्टर क्या है, टॉपिक हमारा साइक्लोन है। देखते हैं साइक्लोन में क्या है। तो देखिए, चक्रवात एक क्या है, गंभीर मौसमीय प्रणाली है जिसमें तेज हवाएं और भारी वर्षा होती है। ठीक है, यह मुख्यतः समुद्रों या महासागरों के ऊपर बनते हैं। कहाँ बनता है, समुद्र या महासागरों के ऊपर बनता है और इसका केंद्र में न्यूनतम दाब होता है। जैसे ये मान लिया चक्रवात बना, ठीक है, ये चक्रवात मान लेते हैं। तो इसके जो केंद्र होता है ना, ये केंद्र मानते हैं। इसमें कहाँ, इसमें क्या होता है, लो प्रेशर होता है। ठीक है, एलपी लिख दिया हूँ, लो प्रेशर होता है। ठीक है, और चक्रवात के प्रकार क्या क्या होते हैं। चक्रवात मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे, एक होते हैं आपका ट्रॉपिकल, यानी आपका क्या है, गर्मी वाले चक्रवात, यानी गर्मी चक्रवात, यानी इसको बोला जाएगा आपका विषुवतीय चक्रवात। ठीक है, गर्मी चक्रवात यहाँ लिखा गया है, यहाँ पे विषुवतीय चक्रवात होगा। ठीक है, विषुवतीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो आपका कहाँ से कहाँ तक आता है, आपका भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा और 30 डिग्री के बीच में। ठीक है, अक्षांश इतना दूर तक ये आपका साइक्लोन, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन आएगा। ओके, गर्म समुद्री पानी और आपका नमी से ऊर्जा प्राप्त करता है। गर्म समुद्री पानी से पानी और आपका नमी से ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए समुद्र है, ये गर्म समुद्र है। ठीक है, ये गर्म हो गया और इससे क्या हुआ, ये वाष्प में बदलता है, तो पानी इसमें से ये प्राप्त करता है और आपका जो नमी रहता है उससे ये क्या करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है। ओके, उदाहरण के लिए आपका एग्जाम्पल में 1999 में उड़ीसा में चक्रवात आया था। ठीक है, ओके, उड़ीसा का चक्रवात आया था। एक आपका 2020 में अम्फान चक्रवात आया था। तो ये आपका ये किस तरीके का अम्फान चक्रवात है, तो ये आप याद रखिएगा, ये आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है, यानी विषुवतीय चक्रवात या गर्मी वाले चक्रवात है। ओके, ये आप ध्यान दीजिएगा। फिर आपका क्या है अगला, आपका एक और है मध्य आदेशी चक्रवात, जिसको टेम्परेट साइक्लोन या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। ये कहाँ कहाँ तक होता है, ये आपका मान लेते हैं, ये आपका विषुवत रेखा है। ठीक है, 30 डिग्री है और फिर ये 60 डिग्री है। तो यहाँ से यहाँ के बीच में जो चक्रवात आएंगे ना, उसी को क्या कहा जाता है, मध्य आदेशीय चक्रवात या टेम्परेट साइक्लोन या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा, आपका 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच बनता है। गर्म और ठंडी हवाओं के टकराव से बनता है। ठीक है, मान लिया जाए इधर से गर्म हवा आ रहा है, इधर से आपका ये है, आपका हॉट है, ये कोल्ड है। ठीक है, ये आपस में टकराया तो क्या बनाया, आपका चक्रवात बनाया। ठीक है, भारत में कम सामान्य ये होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, भारत में ये कम बनता है। ओके, आगे करते हैं। तो चक्रवात का निर्माण, फॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है, क्या है चक्रवात का निर्माण। ओके, तो चक्रवात का निर्माण हम लोग देखते हैं। फॉर्मेशन, चक्रवात जो साइक्लोन बनने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती है। जैसे आपका समुद्र का तापमान लगभग आपका 27 डिग्री से ज़्यादा या उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये क्या करेगा, गर्म पानी बाष्प बनकर ऊर्जा देता है। ठीक है, कम दबाव का क्षेत्र होना चाहिए। ये कम दबाव का जब क्षेत्र होगा तो हवा केंद्र की ओर खींचेगी। यहाँ पे मान लिया लो प्रेशर रहेगा तो हवा यहाँ पे खींचेगी। ओके, ये केंद्र की ओर खींचेगी। इसमें कोरियोलिस बल प्रभाव भी दिखता है। पृथ्वी के घूमने के कारण हवा का घूर्णन भी घूर्णन करती है। ठीक है, हवा भी घूर्णन करती है। ओके, मान लिया जाए कि ये ऐसे आ रहा है तो क्या होगा, ये अपने पाथ से मान लिया कि ये ऐसे आ रहा है, लेकिन यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ऐसे घूर जाएगा। ठीक है, ये फिर ऐसे घूरेगा। यही मतलब घूरते घूरते क्या है, कोरियोलिस बल के कारण ये इस तरीके से रूप ले लेता है। ठीक है, यानी आपका ये ऐसे ले लेगा, फिर ठीक है ये ऐसे ले लेगा, फिर ये ऐसे ले लेगा, फिर ऐसे ले लेगा। ये मतलब चक्रवात की तरह तो साइक्लोन का रूप ले लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से होती है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर हवा का प्रभाव होता है, गर्म और नम हवा ऊपर उठती है। ठीक है, गर्म और नम हवा जो रहता है ऊपर उड़ जाती है और ठंडी हवा नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, ध्यान दें कि चक्रवात भूमध्य रेखा के
5 डिग्री प्लस माइनस के भीतर नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ शांत पेटी होता है। और कारण क्या है शांत पेटी होने के कारण? क्योंकि वहाँ पे कोरियोलिस बल जो होता है वो नगण्य होता है, और कोरियोलिस फोर्स जो होता है ये एक काल्पनिक फोर्स है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, काल्पनिक फोर्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो भारत में चक्रवात क्या है, तो ये हम लोग देखते हैं। भारत में 2 महासागरों से घिरा हुआ है। भारत जो है क्या, भारत का किन महासागरों से घिरा हुआ है? देखिए आपका इधर तो आपका इंडियन ओशियन है, ठीक है, या बे ऑफ बंगाल जिसको बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल है, और इधर आपका अरबियन सी है, ठीक है। तो ये दो महासागरों से घिरा हुआ है। चक्रवात अधिकतर जो आते हैं ना आपका बे ऑफ बंगाल में आते हैं, तो ये बात आप याद रखिएगा, क्वेश्चन इस तरीके से बनाते हैं। मुख्य जो तटीय प्रभावित राज्य हैं कौन कौन है, तो ये देखते हैं हम लोग। उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, केरल हो गया। तो आप याद रखिएगा कौन कौन ये मुख्य तटीय प्रभावित राज्य होंगे। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, केरल। ये जो राज्य है ना ये अधिक प्रभावित राज्य है, किस चीज से? तो साइक्लोन से, ओके, साइक्लोन से ये प्रभावित राज्य है। भारत में चक्रवात का मौसम आपका कब से कब तक है? अप्रैल जून से, यानी प्री मानसून, ये मानसून आने से पहले वाले है, ठीक है, जून में, क्योंकि हम लोग को मानसून आ जाता है 6 जून के आसपास, ठीक है। और सितंबर टू दिसंबर यानी पोस्ट मानसून, प्री मानसून और पोस्ट मानसून, यही है भारत में चक्रवात बनने का मौसम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चक्रवात की संरचना देखते हैं, ठीक है। तो चक्रवात की संरचना देखते हैं, जैसे आपको देखिए क्या है यहाँ पे दिया हुआ है कि आई चक्रवात यानी चक्रवात की आंख कहलाता है। कम दबाव होता है, हवा शांत होता है और केंद्र होता है, ठीक है। देखिए जैसे एक आपका आई जो चक्रवात है आपका, देखिए क्या है यहाँ पे आंख, देखिए ये आई चक्रवात है, ठीक है। देखिए आपका ये आई चक्रवात है, ओके, थोड़ा सा कम करते हैं यहाँ पे। देखिए क्या बोल रहा है, आई चक्रवात में, जो आई चक्रवात है आंख वाला में, यहाँ पे क्या होगा आपका क्या होगा आपका कम दबाव होगा, और आपका लो प्रेशर होगा, हवा शांत होगा और केंद्र में होगा, ठीक है, ये बीच में होगा, ओके। और आई बॉल आंख की दीवार, ये देखिए आपका आंख की दीवार है, ये है आपकी आंख की दीवार। तो ये आंख की दीवार पर क्या होगा आपका तेज हवाएं होगा, तेज हवाएं होगा, और भारी आपका वर्षा होगा, ठीक है, आपका भारी वर्षा होगा, ओके। तो ये बात याद रखिएगा। फिर आपका एक और आता है कि वर्षा पट्टी यानी रेन बैंड, यानी रेन बैंड, देखिए तूफानी ये बादल और वर्षा यहाँ पे होती है, तो ये आप याद रखिएगा, ओके। ये इसका चित्र है, ठीक है, देखिए ऐसे घूम रहा है, ओके। ये आपका ऐसे तरीके से चक्रवात का ही रूप ले रहा है, भारी वर्षा यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। महत्वपूर्ण इसका महत्व क्या है ये हम लोग देखते हैं। तो देखिए सामाजिक आर्थिक जो आपका है, बाहर की ओर वर्षा और तूफानी हवा आता है, ये आप याद रखिएगा। आई बॉल में सबसे ज़्यादा तेज हवा होता है। सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है? जीवन और संपत्ति की हानि हो जाती है, फसलों और मछलियों पर पालन पर असर होता है। भौगोलिक वितरण का भौगोलिक कारण और वितरण क्या है? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का तापमान, ठीक है, मानसून और वायु प्रवाह। सरकारी नीतियां और तैयारी क्या है? आईएमडी को चेतावनी प्रणाली, ठीक है, दिया जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की तैयारी होता है। हालिया चक्रवात उदाहरण है आपका, याद रखिएगा इसका नाम, 2023 में भी आया था तौकते, ठीक है, 2023 में तौकते, और आपका फानी 2019 में, अम्फान आपका 2020। ये सब कुछ फेमस चक्रवात हैं, तो आप नाम जरूर याद रखिएगा, ओके। अब यहाँ पे चक्रवात बनने के लिए हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं कि मुख्य क्राइटेरिया या मानदंड, यानी समुद्र का तापमान, सी सरफेस टेम्परेचर, कम से कम आपका पानी का जो तापमान 27 डिग्री है उससे अधिक होना चाहिए। गर्म पानी क्या होता है, वाष्प में बदलता है और ऊर्जा प्रदान करता है, ये मैं आपको पीछे भी पढ़ा है। न्यूनतम दबाव होना चाहिए, यानी लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, यानी चक्रवात के केंद्र में कम दबाव का क्षेत्र होना चाहिए, तभी ये क्या करेगा, हवा इसे भरने के लिए केंद्र की ओर खींचेगी। मान लिया जाए यहाँ पे लो प्रेशर है, तो हवा क्या खींचेगी यहाँ पे, ठीक है, खींचेगी, तो ये कोरियोलिस बल के कारण इधर भागेगा, फिर यहाँ से इधर भागेगा, तो ये इस तरीके से होता है। फिर उसके बाद क्या है आपका कोरियोलिस प्रभाव जरूरी है, ठीक है, कोरियोलिस बल जरूरी है। हवा की दिशा आपका क्या है, घूर्णन गति करता है, ठीक है। भूमध्य रेखा आपका क्या है, 5 डिग्री से प्लस माइनस में भीतर क्या चक्रवात नहीं होता है, ये हम लोग पीछे भी, क्योंकि यहाँ पे कोरियोलिस बल नगण्य होते हैं।
ये आप लोग को पीछे भी पढ़ा दिया गया है। ऊर्ध्वाधर हवा का प्रभाव है, ठीक है। आपका वर्टिकल जो विंड है आपका ये है, और गर्म और नम हवा ऊपर उठती है, ये भी आप याद रखिएगा। ओके, तो ये सब आपको पीछे करवा दिया चीज। तो ये आपको करवा चुका है, दिया गया है ऊर्ध्वाधर वाला। गर्म और नम हवा ऊपर उड़ जाती है, ठंडी हवा नीचे बैठेगी, ठीक है। ये ऊपर उठेगा, ये नीचे बैठेगी, ठीक है। इसे क्लाउड सिस्टम और वर्षा पट्टियां बनती है इससे, ठीक है। ये ऊपर नीचे उठता है तो, ठीक है। वायु की नमी स्तर जैसे मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। आपका वायुमंडल में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है। नमी कम होगी तो तूफान कमजोर या नहीं भी बनेगा, ठीक है। हवा का घूर्णन भी जरूरी है, यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी जरूरी है। हवा घड़ी की दिशा में, ठीक है। घड़ी कैसे चलता है? क्लॉकवाइज, ठीक है। यानी ऐसे 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 चलता है दिशा में, या उल्टी दिशा में घूमती है। हवा घड़ी की दिशा में या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उत्तर और दक्षिण गोलार्ध के अनुसार, ठीक है। जिस तरीके उत्तर में अगर किस तरीके से है तो इस तरीके से अनुसार से ये घूमती है। अब हमारे लिए जो जानना है, चक्रवात का जो नामकरण होता है, जैसे अम्फान दिया गया आपका, फनी दिया गया आपका, तौते दिया गया, ये सब नाम जो है किस तरीके से, इसका क्राइटेरिया क्या है, शर्त क्या है? तो देखिए, पहली जो क्राइटेरिया है ना, ये क्षेत्रीय जिम्मेदारी आता है। क्या आता है आपका? क्षेत्रीय जिम्मेदारी, यानी रीजनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाम क्या होता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, ठीक है। ये क्या करते हैं आपका, के तहत तय किया जाता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। कौन कौन तय करता है आपका? WMO या इसका करता है। ओके, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, ठीक है। देखिए, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, ओमान आदि देश इसमें योगदान देते हैं। किसमें? आपका स्कैप में और WMO में। नाम की सूची आपका प्री डिसाइडेड लिस्ट होता है। हर देश 8 से 10 नाम पहले से सुझाता है, मतलब पहले से ही वो अपना नाम तय करके रखे रहता है, ठीक है। नाम आसान उच्चारण वाले होना चाहिए, ये भी आप याद रखिएगा। आसान उच्चारण, ये नहीं कि बहुत ही टिपिकल नाम हो, ठीक है। संक्षिप्त हो, संस्कृति रूप से उपयुक्त होना चाहिए, मतलब कल्चरल बेस से ये उपयोग हो। ऐसा नहीं कि कोई भी आप नाम रख दें। नाम की भाषा और सांस्कृतिक प्रासंगिकता भी जरूरी है, ठीक है। स्थानीय भाषाओं और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए नाम चुना जाता है। उदाहरण के लिए भारत फनी, ठीक है, फानी। म्यांमार अम्फान, पाकिस्तान नीलोफर, ठीक है। तो इस तरीके का ये नाम रखा जाता है। दोहराव नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोहराव यहाँ पे यूनिकनेस होना चाहिए, ठीक है। यानी दोहराव नहीं, एक बार नाम इस्तेमाल होने के बाद दोबारा इसका इस्तेमाल नहीं होता। तो ये बात आप याद रखिएगा। अगर चक्रवात बहुत घातक है तो उसका नाम रिटायर कर दिया जाता है, ठीक है। उसका नाम क्या कर दिया जाता है? रिटायर कर दिया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। चक्रवात का स्तर क्या है? साइक्लोन का इंटेंसिटी। तो ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, साइक्लोन का जो इंटेंसिटी होता है ना, केवल आपका क्या है, केवल कह रहा है केवल ट्रॉपिकल साइक्लोन जिनकी हवाओं की गति लगभग आपका 36 नॉट से अधिक या आपका 36 नॉट के बराबर होता है, यानी ठीक है, पास यानी क्या होता है, लगभग 62 किलोमीटर पर आवर होती है। देखिए कितना हैवी इसका हवाओं का गति होती है, ठीक है। उन्हें नाम दिया जाता है, ठीक है। ओके, छोटे डिप्रेशन या डिप्रेशन डिप्रेशन ठीक है, या डिप्रेशन लेवल सिस्टम का नाम नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अब क्या है हमारे लिए, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन पढ़ते हैं। तो ये क्या है, इसकी स्थापना जो हुआ था 1950 में हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1950 में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो हेड क्वार्टर ज़्यादा पूछा जाता है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये आप याद रखिएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये प्रकार कैसा है? तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष एजेंसी है, यानी यूएनए का ही एक एजेंसी है। मुख्य उद्देश्य क्या है आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का? तो मौसम विज्ञान हो गया, जलवायु हो गया, और जल विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, ठीक है। फिर आपका उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक आपदाओं जैसे चक्रवात हो गया, बाढ़ हो गया, सूखे की जानकारी साझा करना है, ठीक है। देशों के बीच मौसम पूर्वानुमान डेटा और तकनीकी सहयोग सुनिश्चित करवाना किसका काम है? आपका WMO का, यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। WMO और चक्रवात
देखते हैं क्या है। तो डब्ल्यूएमओ साइक्लोन नामकरण प्रणाली का समन्वय करता है। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा। क्षेत्रीय समिति यानी रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर, ठीक है। उदाहरण के लिए क्या है कि भारत के लिए आईएमडी हो गया, जैसे मतलब रीजनल जो स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिक सेंटर, इसमें आपका समिति होता है। जैसे आपका भारत के लिए जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो इसमें भागीदारी करता है। और आपका क्या है, डब्ल्यूएमओ तय करता है कि कौन सा देश कौन से नाम सुझाएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। नाम की सूची डब्ल्यूएमओ या आपका स्कैप पैनल द्वारा बनाई जाती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। डब्ल्यूएमओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो ये आप याद रखिएगा। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो मौसम और जलवायु पर सहयोग, मानक और चेतावनी प्रणाली सुनिश्चित करता है। और चक्रवात के नामकरण, मॉनिटरिंग और चेतावनी में डब्ल्यूएमओ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग क्या है आपका इंडिया मेट्रोलॉजिकल, आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारतीय मौसम विज्ञान विज्ञान विभाग। पहले हम लोग पढ़े विश्व मौसम विज्ञान संगठन, तो ये हम लोग पढ़ते हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। स्थापना 1875 में। सोचिए, डब्ल्यूएमओ से पहले हुआ है। डब्ल्यूएमओ तो आपका हुआ है 1950 में, ठीक है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा। तो ये बात आप याद रखें, स्विट्जरलैंड। और जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसका स्थापना कब हुआ है, 1875 में, ठीक है। ये भारत सरकार के तहत हुआ है। मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है। प्रमुख जिम्मेदारी क्या है इसका, तो मौसम का पूर्वानुमान का लगाना, ठीक है। वेदर फोरकास्ट करना और चक्रवात और तूफान की चेतावनी देना, साइक्लोन वार्निंग करना, भूकंप और अन्य प्राकृतिक घटनाओं पर निगरानी रखना, इसका कार्य है। किसका, आपका आईएमडी का। जलवायु अनुसंधान यानी क्लाइमेट रिसर्च इसका काम है। ओके, ये बात आप याद रखिएगा। आईएमडी और चक्रवात क्या होता है, तो आईएमडी और चक्रवात हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या होता है ना, आईएमडी जो है रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। ये क्षेत्रीय समिति है। डब्ल्यूएमओ के अंतर्गत आईएमडी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनने वाले जो ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए आरएसएमएससी यानी आपका रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर की भूमिका निभाता है, ठीक है। तो ये कैसे भूमिका निभाता है आईएमडी, आपका रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर की भूमिका निभाता है, जो कहाँ है, आपका दिल्ली में ये है, ठीक है। क्रियाएं, चक्रवातों की पहचान और ट्रैकिंग करना, तटीय राज्यों में चेतावनी जारी करना, अलर्ट जारी करना, चक्रवात की तीव्रता और दिशा का अनुमान लगाना, नामकरण प्रणाली का पालन करना, ठीक है। तो ये काम करता है। इसके तहत संचालित उपकरण कौन कौन है, तो देखिए डॉपलर रडार, ठीक है, लगाया गया है। सैटेलाइट इमेजरी, आपका ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ये इसके द्वारा लगाया गया है। ओके, आईएमडी के द्वारा। अब यहाँ पे है कि आपका क्या बोला गया है कि आईएमडी को डब्ल्यूएमओ और स्कैप पैनल द्वारा रीजनल साइक्लोन वार्निंग सेंटर का दर्जा प्राप्त है। तो ये आप याद रखिएगा। कहीं ना पे लिखा रहता है कि क्या आईएमडी को यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को रीजनल साइक्लोन वार्निंग सेंटर का दर्जा प्राप्त है या नहीं है। तो ये आप याद रखिएगा कि हाँ, इसको दर्जा प्राप्त है। आईएमडी चक्रवात के लिए नाम, समय, ठीक है, और आपका तीव्रता चेतावनी जारी करता है। भारत में चक्रवात अधिकतर कहाँ आता है, बंगाल की खाड़ी में, तो ये आप याद रखिएगा। अरब सागर में भी बनते हैं और आईएमडी उन्हें क्या करता है, मॉनिटर करता है। ओके, फिर हमारा जो नेक्स्ट आपका एक संगठन और है, आपका क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, ठीक है। एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग कमीशन है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा इसका, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। स्थापना इसका कब हुआ, 1947 में। संयुक्त राष्ट्र का क्षेत्रीय आयोग ये माना जाता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए। मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में है। ओके, कहाँ है इसका मुख्यालय, बैंकॉक थाईलैंड में। मुख्य उद्देश्य क्या है, तो एशिया पैसिफिक क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। ओके, ये बात आप याद रखिएगा। देशों के बीच सहयोग और डेटा साझा करना है। प्राकृतिक आपदाओं जैसे चक्रवात हो गया, बाढ़, सूखा पर साझा चेतावनी और तैयारी सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य होता है। किसका, इसका आपका, ठीक है, जिसका नाम है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। इसके पर चक्रवात नामकरण क्या है, तो डब्ल्यूएमओ के साथ यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्कैप जो है रीजनल पैनल बनाती है, ठीक है। यह चक्रवातों के नाम की सूची तैयार करने और अनुमोदित करने में मदद करती है।
सदस्य देश कौन कौन है? तो भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, ओमान है, ये आदि देश इनका सदस्य है। प्रक्रिया क्या होता है? प्रत्येक देश 8 से 10 नाम सुझाते हैं, मतलब चक्रवात का। ओके। सूची आपका WMO और एस्केप पैनल द्वारा स्वीकृति होती है, यानी यही स्वीकार करता है। ठीक है, स्वीकार करने का काम किसका है? आपका किसका? WMO को। ओके, ये याद रखिएगा। नाम केवल ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए एक के लिए, ठीक है, और एक बार एक ही इस्तेमाल होगा, एक बार में ही इस्तेमाल होगा, एक बार। तो ये आप याद रखिएगा, बार बार उसको रिपीटेशन नहीं होता है। अब यहाँ से हमारा जो है ना क्वेश्चन स्टार्ट है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो हमारा वेब्स एकेडमी है, यूट्यूब चैनल है, और जो वेब्स एकेडमी आपका बहुत जल्द ऐप्स आने लॉन्च होने वाला है। तो इसमें क्या करना है आपको, एक छोटा सा आपका रिक्वेस्ट है, 1000 सब्सक्राइबर के लिए हम लोग छोटा सा लक्ष्य रखें कि बहुत जल्दी से 1000 आप सब्सक्राइबर पूर्ति करवाइए। ठीक है, और आप क्या कीजिए, जो भी 1000 पहले जो सब्सक्राइबर होंगे ना यूट्यूब के, उनको क्या दिया जाएगा, हमारा 4 कोर्स बहुत जल्द ही लॉन्च होने वाला है। ठीक है, कौन कौन कोर्स लॉन्च होना है? तो पहला तो है आपका यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी सीएससी 2027-28 के लिए। ठीक है, ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है, ये भी आप याद रखिएगा। और आपका दूसरा जो आपका होने वाला है 14वीं जेपीएससी का, 14वीं जेपीएससी। ठीक है, जेपीएससी प्री प्लस मेंस, इसका भी प्री प्लस मेंस, क्योंकि अप्रैल में अब दे दिया है, तो इसके लिए मैं टेस्ट सीरीज इसको प्री के तहत करवाऊंगा, बहुत अच्छे से डिटेल एनालिसिस कर दूंगा, बाकी मेंस का क्लास चलेगा। ओके। थर्ड है आपका क्या है, ये आपका चलेगा 72वीं बीपीएससी। ठीक है, 72वीं बीपीएससी बहुत जल्दी आने वाला है, इसका भी प्री प्लस मेंस। ठीक है, प्री प्लस मेंस। ओके। फोर्थ जो रहेगा आपकी डिमांड है, आपकी डिमांड जो भी 1000 बच्चे जो हमारे रहेंगे या और भी अन्य बच्चे रहेंगे, उनकी डिमांड पर रहेगा। जितनी ज़्यादा जिस कोर्स का मांग रहेगा, उसको हम लोग स्टार्ट करवाएंगे। ओके। तो जो ये 4 कोर्सेस है ना, तो जो भी बच्चे जो हमारे पहले 1000 सब्सक्राइबर होंगे, उनको पैप्स एकेडमी की तरफ से उनको इन चारों कोर्स में रियायत दिया जाएगा। ओके, तो ये बात आप नोट कर लीजिए। अभी जो भी हैं लर्नर, प्लीज़ जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए। जो नए लर्नर हैं और जो पुराने लर्नर हैं जो अभी तक नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोग कीजिए। और अपने भाई बहन बंधु जो भी है, घर मोहल्ले सहपाठी जो भी पढ़ने वाले हैं, उनको ज़रूर बोलिए कि यहाँ पे आपको कोर्स लॉन्च होने वाला है। बहुत अच्छे से हम लोग लॉन्च करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, आप लोग स्तर आप लोग को पता ही होगा, थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड ना होने के कारण अभी हम लोग के पास प्रॉब्लम है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझाया जाता है। ओके। और एक छोटा सा और निवेदन है कि प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाया कीजिए आप वीडियो पे। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक का चक्रवात का है, और IMD हो गया, WMO हो गया, स्कैप हो गया, आपको पूरी तरीके से हम लोग पढ़ा चुका हूँ अभी। और उसी का बल हम लोग क्या करेंगे, MCQ करेंगे। इससे क्या फ़ायदा होता है ना, देखिए फ़ायदा इसमें 3 होता है। ठीक है, ऐसे तो होता 4 है, लेकिन मैं आपको 3 ही गिनवाता हूँ। देखिए फ़ायदा क्या हो गया आपका, तीसरे 3, पहला तो हो गया जो आप टॉपिक पढ़ें उसका तुरंत आपका रिवीजन हो गया। ठीक है, क्या रिकॉल हो गया। ठीक है, अगर आप बाद में भी पढ़े हुए हैं पहले से ही, उसका भी रिकॉल हो गया। दूसरा क्या होता है आपका, क्या होता है कि जो क्वेश्चंस का पैटर्न होता है ना, वो क्वेश्चंस का आपका पैटर्न पता चलता है। ठीक है। थर्ड आपका क्या होता है कि आप उसका टेस्ट टाइप में एक टेस्ट सीरीज जैसे आप ज्वाइन किए हुए हैं, उस तरीके से आपको टेस्ट सीरीज है। फोर्थ क्या होता है आपका, इसमें कंसेप्ट बिल्डिंग होता है। ठीक है, कंसेप्ट बिल्डिंग होता है। तो ये 4 चीज़ें होती हैं, तो प्लीज़ आप लोग केयरफुली आप लोग इस चीज़ को कीजिए। और हमारा पॉलिटी पूरे तरीके से करवा दिया गया है। अब हमारा जो है क्या है आपका, बस लास्ट ही कुछ 4-5 टॉपिक में ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी 4-5 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद कंटिन्यू हम लोग हिस्ट्री रखेंगे। हिस्ट्री अभी मैं नहीं ला रहा हूँ, पहले हम सोच रहे हैं कि आप लोग का ज्योग्राफी जो है ना, पूरे तरीके से मैं समाप्त कर दूँ। वर्ल्ड ज्योग्राफी पॉलिटी जिस तरीके से समाप्त किया था, उसी तरीके से आपको ज्योग्राफी भी मैं आपको पूरे तरीके से आपको ये कर दूँ। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। ओके, चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत और पड़ोसी देशों में आपका चक्रवात के नामकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है। ठीक है,
क्या बोल रहा है कि भारत और पड़ोसी देशों में चक्रवात के नामकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो पहला कथन क्या बोल रहा है कि आपका कि चक्रवात का नाम केवल तब दिया जाता है जब उसकी हवाओं की गति 34 नॉट्स यानी 62 किलोमीटर प्रति आवर हो। ठीक है, इससे अगर कम हो रहेगा 62 किलोमीटर प्रति आवर से अगर हवा का गति कम होगा तो इसको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। नामकरण की प्रक्रिया WMO और स्कैप रीजनल पैनल के सहयोग से होता है, बिल्कुल ये सही है। थर्ड हमारा क्या है आपका कि भारत मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD चक्रवात का नाम तय करता है बिना WMO स्केप की अनुमति के। तो ऐसा नहीं है, इसलिए हमारा गलत हो गया थर्ड। और फोर्थ क्या है हमारा कि एक बार इस्तेमाल होने वाला नाम दोबारा कभी नहीं होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी 1 2 4 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस बनाए गए हैं। देखिए कि क्वेश्चंस का क्या लेवल है। ओके, अगला क्या है कि प्रश्न है चक्रवात बनने के लिए निम्नलिखित में कौन सी शर्तें अनिवार्य है। पहला शर्त क्या है, समुद्र की सतही तापमान लगभग आपका 47 डिग्री या 47 डिग्री से अधिक सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है, कोरोलिस बल आपका का अस्तित्व होना आवश्यक है। ओके, तो कोरियोलिस बल का अस्तित्व होना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। थर्ड आपका क्या है कि वायुमंडल में पर्याप्त नमी होना चाहिए, ये भी आपका कहीं ना कहीं सही ही है। पर वायुमंडल में पर्याप्त आपका नमी होगा तभी क्या करेगा, ये नमी कैसे आपका वायुमंडल से प्राप्त करता है। भूमध्य रेखा के 5 डिग्री जो है अक्षांश अधिक और उससे कम के बीच में क्या है हवाओं का अधिक दबाव होना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा, क्योंकि भूमध्य रेखा के जो 5 डिग्री सेल्सियस तक है ना, कोरियोलिस बल जो होता है हमारा वो इफेक्ट ही नहीं होता है, प्रभावित ही नहीं होता है, यानी वहाँ पे नगण्य रहता है। ठीक है, इसलिए हमारा फोर्थ जो है हमारा कथन वो गलत है, इसलिए हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी केवल 1 2 और 3। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्या हमारा, अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संगठन भारत में चक्रवात चेतावनी और नामकरण का कार्य करता है। तो भारत में जो कार्य करता है ना वो IMD करता है, यानी आपका क्या करता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल, ठीक है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा। क्या करता है, वैश्विक मानक और नियम आपका ये बनाने का कौन काम करता है, WMO करता है। स्कैप आपका क्या करता है कि एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय सहयोग है ये। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है आपका कि चक्रवात साइक्लोन का आई किसके लिए जाना जाता है। तो साइक्लोन का आई जो होता है यानी चक्षु जिसको बोला, आंख जो बोला जाता है, वो किसके लिए उत्तरदायी, किसके लिए जाना जाता है। तो ये जाना जाता है कम दबाव वहाँ पे रहता है और हवा के शांत क्षेत्र होते हैं। ठीक है, हवा के शांत क्षेत्र होते हैं। आई जो होता है ना, आपको मैं बताया था कि चक्रवात का केंद्र में बनता है। ये अगर चक्रवात है तो इसके केंद्र में यहाँ पे आई बनेगा और यहाँ पे कम दबाव रहेगा, लो प्रेशर रहेगा और शांत रहेगा। ठीक है, हवा शांत रहेगा। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्या बोल रहा है, भारत में चक्रवात अधिकतर कहाँ बनते हैं। तो ये बनते हैं आपका बंगाल के खाड़ी में, ये आप याद रखिएगा। बंगाल की खाड़ी में क्या होता है ना कि समुद्र का जो तापमान रहता है वो अधिक रहता है, सी का टेम्परेचर अधिक रहता है और ये क्या रहता है कि जो उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों के लिए अनुकूल रहता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों के लिए अनुकूल रहता है। अरब सागर बंगाल के खाड़ी की तुलना में ना अरब सागर में कम चक्रवात बनता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि आपका निम्नलिखित कथनों में कौन सा चक्रवात के सुपर साइक्लोन की विशेषता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से चक्रवात के क्या है सुपर साइक्लोन की विशेषता है सुपर साइक्लोन का। तो पहला कथन देखते हैं कि हवाओं की गति 220 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होनी चाहिए। बिल्कुल, सुपर साइक्लोन के लिए 221 किलोमीटर प्रति आवर की हवाओं की गति के होना आवश्यक है, इसलिए हमारा सही है। दूसरा कथन है कि केवल बंगाल की खाड़ी में ये ही बनती है, ऐसा नहीं है, केवल बंगाल की खाड़ी में ही नहीं बनती है, ये आपका अरब सागर में भी बनती है, तो इसलिए हमारा दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। थर्ड हमारा क्या बोल रहा है कि अत्यधिक विनाशकारी होते हैं और व्यापक तबाही ला सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, ये अत्यधिक विनाशकारी होते हैं और व्यापक तबाही भी ला सकते हैं।
फोर्थ क्या होता है आपका, इनका नाम WMO और स्कैप पैनल तय करता है। तो ये तय तो स्कैप पैनल और आपका WMO ही करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा 1 3 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 3 4 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ओके, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है हमारा क्या, कि आपका चक्रवात के निर्माण के लिए कोरियोलिस प्रभाव क्यों आवश्यक है। क्योंकि ये आवश्यक है इसलिए ना, कि यह हवा को घूर्णन करने में मदद करता है, ठीक है। मतलब जैसे हवा ऐसे आ रहा है आपका लो प्रेशर की ओर, तो ये क्या करता है, घूम जाता है, ठीक है, कोरियोलिस बल के कारण ही, ठीक है। आया, घूम गया, ठीक है, आया, घूम गया, फिर ये घुमा, ठीक है, फिर ये घुमा, तो ये आपका सर्कल बना देता है, इसीलिए साइक्लोन ये उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन में मतलब क्या होता है ना, अ, ये आपका घूर्णन कोरियोलिस बल के कारण होता है। ओके, अगला प्रश्न है क्या हमारा यहाँ पे, IMD द्वारा चक्रवात चेतावनी जारी करने के लिए कौन सा स्तर तय किया गया है, ठीक है। कौन सा स्तर तय किया गया है, तो ये आप बताइए। ये आपका केवल ऑप्शन नंबर बी है, केवल ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए हवाएं का 34 यानी आपका लगभग आपका 62 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जो हवा चलेगा ऊपर, उसी को ये आपका चक्रवात बोला जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, कि निम्नलिखित में कौन सा सही रूप से चक्रवात की संरचना को दर्शाता है। तो सही रूप से जो दर्शाएगा ना, देखिए आपका बी ऑप्शन है। आई आई में कम दबाव होता है, आई बॉल में तेज हवाएं होता है, रेन बैंड में बाहरी वर्षा पट्टियां होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है आपका फर्स्ट में, और ऐसे हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर आंख में तेज हवाएं होगा, यहाँ शांत रहता है। आई बॉल में शांत क्षेत्र होगा, नहीं, यहाँ पे तेज हवा रहता है। रेन बैंड से पर वर्षा नहीं होगा, नहीं, यहाँ पे बाहरी बाहरी वर्षा पट्टियां होती है, भारी होती है। तो ये बात आप याद रखिएगा, इसलिए हमारा एक गलत हो गया, इसलिए बी हमारा सही है। ज़्यादा ये यहाँ पे जो टाइम देने से कोई फायदा है नहीं। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, कि भारत में चक्रवात अधिकतर कब बनते हैं। तो ये जो बनता है ना, आपका ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल से जून और सितंबर से दिसंबर। ये अप्रैल से जून होता है प्री मानसून कहलाता है, और आपका सितंबर से दिसंबर आपका क्या कहलाता है, पोस्ट मानसून कहता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका राज्य भारत में चक्रवात के अधिक प्रभावित तटीय क्षेत्र में आते हैं। देखिए पहला कौन सा है आपका, उड़ीसा आता है, दूसरा पश्चिम बंगाल ये भी है, थर्ड आपका महाराष्ट्र है, क्या ये आता है, थर्ड महाराष्ट्र नहीं आता है, फोर्थ आपका गुजरात, ठीक है, ये भी आता है। यानी वो ए 1 2 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के चक्रवात प्रभावित प्रभावित जो तटीय राज्य है ना, वो यही है, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सब क्या है, ये प्रभावित राज्य है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा यहाँ पे, कि चक्रवात के निर्माण के लिए कोरियोलिस प्रभाव भूमध्य रेखा के 5 डिग्री प्लस माइनस में क्यों नहीं प्रभावी होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोरियोलिस बल जो होता है नगण्य होता है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चक्रवात का घूमना कोरियोलिस बल पे ही निर्भर करता है, तो इसलिए क्या होता है, भूमध्य रेखा के पास जो होता है आपका कोरियोलिस बल शून्य होता है, इसलिए वहाँ चक्रवात नहीं बनता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। ओके, अगला प्रश्न है क्या कह रहा है हमारा, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से IMD की भूमिका को सही दर्शाता है। तो कौन सा IMD की भूमिका को सही दर्शाता है, तो ये हम लोग देखते हैं। पहला जो है आपका, भारत में आपका क्या है, चक्रवात चेतावनी जारी करना, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है हमारा, ट्रॉपिकल साइक्लोन का नामकरण करना, ये भी सही है। थर्ड आपका क्या है, WMO स्कैप पैनल से नाम अनुमोदन प्राप्त करना, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। यानी इन्हें तीन आपका है। और चक्रवात का निर्माण करना, ये चक्रवात का निर्माण कैसे करेगा भाई, ये तो मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसे ऑप्शन इसमें रखा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 1 2 3। चक्रवात
अगला प्रश्न है कि चक्रवात के आई बॉल में क्या विशेषताएं होती है। तो यहाँ पे आई बॉल में जो होता है ना, आपका सबसे तेज हवा होता है, ठीक है। इसमें जो मेन होता है आपका सबसे तेज हवा होता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। और आई बॉल जो होता है आई के चारों ओर होता है, ठीक है। आई के चारों ओर स्थित होता है, जिसमें सबसे तेज हवाएं होता है, भारी वर्षा होते रहता है, ठीक है। भारी वर्षा होते रहता है, तो ये आप याद रखिएगा। आई में तो कम दबाव होगा, शांत हवाएं, यहाँ शांत होगा, ये आप याद रखिएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है हमारा, बोल रहा है कि भारत में चक्रवात नामकरण का आधार कौन सा है। तो कौन सा है आधार आपका नामकरण का, तो ये आप देखिए। ओके, क्या है आपका, देखिए कि ये आपका है ना, आपका बी है। आईएमडी की सूची, आईएमडी जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो सूची जो है और डब्ल्यूएमओ एस्केप अनुमोदन करता है। ये आईएमडी सूची जारी किया और ये आपका डब्ल्यूएमओ एस्केप अनुमोदन इसका करता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके ओके, और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्या हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से कारण चक्रवात बनने के लिए अनिवार्य है। देखिए, तो पहला जो है समुद्र की सतही तापमान आपका 47 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक, बिल्कुल सही है, एक सही हो गया। दूसरा क्या हुआ गया हमारा कि वायुमंडलीय दबाव कम होना चाहिए, तो ये भी सही है, ठीक है। थर्ड क्या हुआ, कोरिलेस बल का प्रभाव होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। थर्ड भी हमारा सही हो गया। फोर्थ क्या होगा कि वायुमंडलीय नमी कम होना, नहीं, वायुमंडलीय नमी हमें होना चाहिए। पर्याप्त नमी हमारा बहुत जरूरी है, यहाँ पे पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है, तो ये आपका इसलिए गलत हो गया फोर्थ हमारा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। एक दो तीन, ठीक है, एक दो और तीन। अगला प्रश्न है क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा संगठन ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम अनुमोदन में शामिल होता है। तो ये आपका होगा कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। डब्ल्यूएमओ यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्केप रीजनल पैनल क्या करता है, ये क्या करता है ना, सदस्य देशों से क्या करेगा, जो मेंबर होता है उनसे क्या करेगा, नाम की सूची बनाता है, ठीक है। नामों की सूची बनाते हैं, और ये क्या करता है आपका फिर ये क्या करता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम जारी करता है, अनुमोदन करता है, ठीक है। आईएमडी केवल क्या करता है, आईएमडी जो है केवल नाम लागू करेगा और चेतावनी जारी करता है, ठीक है। ये नाम देगा ये डब्ल्यूएमओ एस्केप, और ये फिर ये क्या करेगा, नाम जारी करेगा, तो ये आईएमडी इसको लागू करेगा। ओके, ये बात आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है कि चक्रवात के आई में क्या विशेषताएं होती हैं। फिर से वही आपका क्या होता है, कम दबाव होता है और हवा शांत होता है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में चक्रवात अधिकतर कब बनते हैं। तो ये जो बनेगा ना, ऑप्शन नंबर सी, जून और सितंबर और दिसंबर के बीच में। थोड़ा रिपीटेड लगता है, क्वेश्चन हुए हैं बहुत सारे, ठीक है। एक दो, निम्नलिखित में से कौन से तटीय राज्य बंगाल की खाड़ी से प्रभावित नहीं होता है। तो कौन नहीं होगा भाई, ये देखिएगा, ये आपका पंजाब नहीं होगा, ठीक है। उड़ीसा भी होगा, पश्चिम बंगाल भी होगा, तमिलनाडु भी होगा। ये तो आप एलिमिनेट करके ऐसे भी बता सकते थे, लेकिन देखिए क्वेश्चन जो आपको सबसे ज़्यादा आसान लगेगा ना, वही आपका मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस जिस क्वेश्चन पे रहता है ना, वही आगे चल के मुश्किल सवालात बन जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। अब यहाँ से जो हमारा है ना, यहाँ से पढ़ना है आपका ओशियनिक करंट, ठीक है। ओशियन करंट, ओके, यानी महासागरीय धाराएं। क्या होती है महासागरीय धाराएं, ये हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो देखिए, महासागरीय धाराएं समुद्र या महासागरों में लगातार बहने वाली विशाल जल धाराएं हैं, ठीक है। क्या है ये, महासागरीय धाराएं समुद्र या महासागरों में जो लगातार बह रहा है ना, ठीक है, लगातार ये बह रहा है, लगातार ये बह रहा है, इसी को क्या कहा जाता है आपका आपका क्या बोला जाता है, ओशियन करंट बोला जाता है, ठीक है। महासागरीय धाराएं कहा जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये तापमान, घनत्व, वायु और पृथ्वी के घूमने के कारण, यानी घूर्णन के कारण बनती है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ओशियानिक करंट जो बनती है किसके कारण, आपका तापमान के कारण, घनत्व के कारण, वायु के कारण और पृथ्वी के घूमने के कारण ये बनती है, ठीक है।
इसका महत्व हम लोग देखते हैं। तो महत्व जो देखते हैं आपका जलवायु पर प्रभाव जो डालता है, मछली पालन और समुद्री का संसाधन बनता है, समुद्री यात्रा और व्यापार का मार्ग बनता है, मानसून और चक्रवात पर प्रभाव डालता है। कौन? आपका आपका ओशियन करंट। ओके, तो ये इसलिए महत्व है। और महासागरीय धाराओं के प्रकार हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, पहला जो है आपका प्रकार है सतही धाराएं, यानी सरफेस सरफेस करंट्स। ठीक है, ये समुद्र की सतह से के 400 मीटर तक बहती है। मान लिया जाए कि समुद्र है तो इसके 400 मीटर तक ये क्या है, बहेगी। उसी को क्या कहा जाएगा? सतही धाराएं यानी सरफेस करंट। मुख्य कारण क्या है? पवन यानी विंड्स के और कोरियोलिस प्रभाव। ठीक है, तो ये आप दोनों याद रखिएगा, विंड्स और कोरियोलिस प्रभाव। ओके, दिशा कैसी होगी? तो उत्तरी गोलार्ध में आपका जो नॉर्थ है, ठीक है, जैसे आपका नॉर्थ है, आपका नॉर्थ में हो गया ये आपका, और ये साउथ में हो गया। तो नॉर्थ में हो गया, ऐसे चलेगा। ठीक है, आपका घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, और ये आपका चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे चलेगा। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है हमारा? इसमें देखिए प्रमुख सतही धाराएं का नाम भी है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, महासागर हो गया, धाराएं हो गया, प्रकार हो गया और विशेषता हो गया। तो ये देखिए क्या है। देखिए, महासागर आपका अटलांटिक महासागर। ठीक है, ये एक ऐसी धारा है, गल्फ स्ट्रीम इसका नाम है। और प्रकार कैसा है? गर्म। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम जो धाराएं कहलाती है। और इसकी विशेषता क्या है? उत्तर अमेरिका से यूरोप की ओर गर्म जल पहुंचता है। जो नॉर्थ अमेरिका है ना, ये नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ से क्या होता है आपका, यूरोप में क्या है, यूरोप में मान लिया जाए कि यूरोप की ओर गर्म जल पहुंचती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और अटलांटिक, अटलांटिक में एक और है आपका, कौन सा? लेब्राडोर करंट। लेब्राडोर करंट ये कैसी है? आपका ठंडी हवा है, तो ठंडी तो जलदार है। ये कनाडा से दक्षिण की ओर बढ़ती है। जो आपका कनाडा है ना, कनाडा यहाँ, ये आपका कनाडा है, इससे दक्षिण की ओर बढ़ती है। ठीक है, और थर्ड कौन सा हो गया आपका? प्रशांत महासागर। तो ये इसको बोला जाता है आपका कौन सा आपका, ये कैसा है? इसको बोला जाता है कोरोशियो करंट। ठीक है, कोरोशियो, कोरोशियो जलधारा है। ये आपका कैसा है? गर्म जलधारा है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। और ये जापान का जो तट है ना, जापान के तट से उत्तर की ओर बहता है। ठीक है, जापान के तट से उत्तर की ओर बहता है। ओके, अगला है आपका हिंद महासागर। हिंद महासागर में अगुलहास करंट पाया जाता है। अगुलहास, अगुलहास। ठीक है, अगुलहास धाराएं चलती है। जो आपका कैसा है? अगुलहास आपका गर्म धाराएं हैं, जल धाराएं हैं। अफ्रीका के जो मान लिया अफ्रीका है, अफ्रीका के क्या है आपका तट, दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम जो तट तट है आपका, उससे क्या है कि उत्तर की ओर बहता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और ये कैसा है आपका? अगलुहास गर्म है। ठीक है, लास्ट है हमारा क्या? अटलांटिक, यूरोप के पश्चिम तट से दक्षिण की ओर चलता है। कौन सा आपका? कैनरी करंट। ये ठंडी है, कैनरी आपका ठंडी है। गल्फ लेब्राडोर भी आपका ठंडी है। लेकिन बाकी जो गल्फ हो गया, को क्यूरोसियो हो गया, आपका अगलुहास हो गया, ठीक है, अगुलहास, ये सब क्या है? गर्म जलधारा है। तो ये इस तरीके से गर्म और ठंडा पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको प्रश्न में। अगला है क्या है कि गहराई और घनत्व धाराएं। ठीक है, दूसरा जो बोला जाता है आपका सतही धाराएं हो गया। गहराई और घनत्व धाराएं क्या है? तो नीचे की गहरी जल धाराएं, जो नीचे है ना उसकी गहरी जल धाराएं, कारण जल का जो घनत्व है और तापमान है उसके कारण होता है। ठंडा और घना पानी के नीचे, ठंडा और घना पानी नीचे की ओर जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, जो पानी जितना ठंडा रहेगा और घना रहेगा वो नीचे की ओर जाता है। विशेषता क्या रहता है? ये धरती के ग्लोबल कॉन्वेयर बेल्ट की हिस्सा है। तो ये बात आप याद रखिएगा। वैश्विक जलवायु संतुलन में ये मदद करता है। और धाराओं के प्रमुख प्रभाव क्या क्या होगा? तो ये आप देख लीजिए। जलवायु पर प्रभाव होता है, गर्म धाराएं, तटवर्तीय क्षेत्र में गर्म और आर्द्र जलवायु आता है। ठीक है, और ठंडी जल धाराएं, तटवर्तीय क्षेत्र में शुष्क और ठंडी जल धाराएं। ओके, तो ये आप याद रखिएगा इसके प्रभाव भी। मानसून पर प्रभाव क्या डालता है? तो अरब सागर की गर्म जल धाराएं मानसून को तेज करती है। तो ये भी आप याद रखिएगा, अरब सागर की जो भी गर्म जल धाराएं हैं वो क्या करेगा? मानसून को तेज करेगा।
और बंगाल की खाड़ी की धाराएं चक्रवात और मानसून को प्रभावित करती है। सागरीय जीव जंतु और मछली पालन, ठंडी जलधाराएं पोषक तत्व लाती है, मछली उत्पादन अधिक हो जाती है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ठंडी जलधाराएं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और व्यापार और नौवहन भी होता है। समुद्री धाराओं की सही जानकारी जहाज़ों के लिए समय और ईंधन ईंधन को बचाने का कार्य करता है। ठीक है, टिप्स क्या क्या दिया गया है यहाँ पे, तो थोड़ा देख लीजिएगा टिप्स भी आप लोग। देखिए क्या है यहाँ पे, सतही धाराएं गर्म या ठंडी दिशा जो है आपका प्रभावित क्षेत्र याद रखें। गहन जो है आपका धाराएं ग्लोबल कॉन्वेयोरी बेल्ट, ठीक है, घनत्व और तापमान पर निर्भर करता है। भारत में धाराएं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के प्रमुख धाराओं को याद रखें। प्रभाव क्या रहेगा, जलवायु, मानसून, मछली पालन और चक्रवात पर प्रभाव ये डालता है। ठीक है, अब यहाँ से है आपका ये इसका आंसर क्वेश्चन यानी एमसीक्यू लगा हुआ है। फिर से मैं एक बार दोबारा कहता हूँ कि जो भी अभी तक सब्सक्राइबर नहीं किए हैं, प्लीज़, एक छोटा सा हमारा लक्ष्य है 1000 सब्सक्राइबर का, और इसमें आप ही का ज़्यादा बेनिफिट होगा कि जो भी हमारे जो पहले 1000 सब्सक्राइबर होंगे उनके लिए क्या है, बैप्स एकेडमी 4 फाउंडेशन कोर्स लाया है जिसमें उनको रियायत दिया जाएगा। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, जो भी आपके भाई बहन है प्लीज़ आप उन लोगों को बोलिए जल्दी से जल्दी आपको वो सब्सक्राइब करेंगे और उस कोर्स में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे और ये कोर्स उनके लिए बेनिफिट होगा। ओके, पहला प्रश्न है, क्या बोल रहा है आपका, निम्नलिखित में कौन सी धारा गर्म सती धारा है। ठीक है, तो गर्म है आपका, गर्म तो यही होगा, गल्फ स्ट्रीम होगा। बाकी लेवरा हो गया, आपका कैनरी हो गया, बेंगुला हो गया, ये सब कैसी है, ठंडी जलधाराएं है। तो यहाँ से आपका ठंडी और गर्म जलधाराएं आपका याद हो जाएगा। और प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इस तरीके से, एक छोटा सा पेपर ले लीजिए, गर्म और ठंडी। ठीक है, तो इस तरीके से लिखिएगा। गर्म में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, गल्फ स्ट्रीम एक आ गया पहला। ठीक है, और आपका ठंडी में कितने आ गए आपका, ठंडी में आपका देखिए आपका लेब्राडोर आ गया, लेब्रा। ठीक है, लेब्राडोर। और दूसरा क्या आंसर होगा, कैनरी। ठीक है, कैनरी। ओके, फोर्थ आपका, थर्ड आपका क्या हो गया, बेंगुला। ठीक है, वेंगुला। ठीक है, तो ये आपका 3 ठंडी जलधारा है और ये आगे आपको इसी तरीके से आते रहेगा और ये आपको हेल्पफुल करेगा गर्म और ठंडी जलधाराओं में याद करने में। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप नोट्स बना दीजिएगा इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से आने ही आने वाला है, आप याद रखिएगा। चक्रवात से तो 1-2 क्वेश्चन इसमें मिक्स करके आएगा। ठीक है, आगे प्रश्न है अगले, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से महासागरीय धाराओं का मुख्य कारण है। तो पहला देखते हैं, पहला आपका वायुमंडलीय वायु, विंड्स। ठीक है, तो ये वायुमंडलीय पवन बिल्कुल सही है। ठीक है, सतही धाराएं मुख्यतः पवन और कोरियोलिस प्रभाव के कारण ही बनती है। तो पृथ्वी का घूर्णन यानी कोरियोलिस इफेक्ट, दूसरा भी हमारा सही है। थर्ड आपका क्या बोल रहा है कि समुद्र का घनत्व और तापमान। देखिए, समुद्र का घनत्व और तापमान भी हमारे लिए जरूरी है। ओके, ये आपका जो है क्या है, यहाँ पे गर्म जो धाराएं होता है ना, यहाँ पे गहरी जो धाराएं होता है, सॉरी आपका गर्म बोल रहा हूँ, गहरी धाराएं जो होता है उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। हिमालय की ऊंचाई यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता, तो फोर्थ हमारे लिए सही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्या बोल रहा है हमारा अगला प्रश्न कि भारत के आसपास मौसमी धाराएं। अब देखिए यहाँ पे मौसमी धाराएं आ गया। ठीक है, तो मौसमी धाराएं कौन है, तो ये आपका देखिए सोमाली करंट। ठीक है, सोमाली करंट। ठीक है, सोमाली करंट ये कहाँ बहती है, तो अरब सागर में। तो ये आप याद रखिएगा, अरब सागर में बहने वाली। ठीक है, अरब सागर में ये बहती है। ठीक है, मानसून के अनुसार ये दिशा बदलती है, यानी मानसून जिस तरीके से आएगा उसी अनुसार से ये अपनी दिशा बदलेगी, यानी अपनी डायरेक्शन बदलती है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। और गल्फ स्ट्रीम तो हम लोग जानते हैं कि ये गर्म जलधाराएं हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और ये आपका कौन सा आपका, ये जो आपका कोरिशो है आपका, क्या है, कोरिशियो कोरिशियो, ये भी गर्म जलधाराएं हैं। लेकिन ये जो है आपका गल्फ जो है अटलांटिक में होता है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अटलांटिक में। और कोरिशियो जो होता है आपका पैसिफिक में होता है, और ये सोमाली जो होता है आपका अरेबियन सी में। ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आपका कहाँ होता है करंट आपका,
इंडियन ओशियन में, ठीक है, यानी हिंद महासागर में। तो ये आप नोट डाउन इस तरीके से आप कर भी सकते हैं। एक तरफ से बनाइए आपका महासागर, ठीक है, महासागर इस तरीके से बना लीजिए, और फिर यहाँ पे बनाइए धाराएं, ठीक है, धाराएं का नाम, ठीक है, धाराएं। तो यहाँ पे देखिए आपका अरब पहला लिखते हैं, अरब में कौन सा होता है ये आपका सोमाली, सोमाली करंट हो गया, सोमाली, ठीक है। उसके बाद आपका गल्फ स्ट्रीम कहाँ है, तो गल्फ आपका कहाँ होता है आपका, तो गल्फ आपका होगा अटलांटिक में, अटलांटिक हो गया, ये देख रहा हूँ। आपके आपका कोरिशो डाल दिया, तो ये आपका कहाँ होगा, आपका पैसिफिक में, पी डाल दिया। और आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलियन जो है डब्ल्यू ए डाल दिया आपका इंडियन ओशन में। तो इस तरीके से अभी आप एक और अलग से नोट बना लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सी ठंडी सतही धारा है। देखिए आपको मैं ठंडी सतही धारा आपको लिखा दिया हूँ कि किस तरीके से आपको बनाना है। तो बेंगुला जो है करंट हमारा ठंडी है, बाकी आपका अंगुलास अगुलाहास हो गया गर्म है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ये भी गर्म है, और गल्फ स्ट्रीम भी ये भी करंट गर्म है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ओके। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है हमारा अगला प्रश्न, कह रहा है कि महासागरीय धाराएं किनके द्वारा प्रभावित होते हैं। तो किसके द्वारा प्रभावित होते हैं, तो ये आप याद रखिएगा, ये सभी समुद्र का घनत्व, तापमान, पवन भी, कोरियोलिस इफेक्ट भी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ओके। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धारा भारत के पश्चिमी तट के पास बहती है। तो भारत के पश्चिमी तट के पास जो बहेगी ना आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बहता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया जो करंट है ना आपका इंडियन ओशियन में बहता है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम की ओर बहने वाली ये ठंडी है, तो ये भी आप याद रखिएगा, कोल्ड आपका करंट है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, कोल्ड करंट है, ओके। और सोमालिया तो कैसा है आपका मौसमी है, ठीक है, मौसमी है। लुहास आपका गर्म है, गर्म धारा है जो अफ्रीका के दक्षिण तट में बहता है, और कैनरी अटलांटिक महासागर में ठंडी धारा है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा कि कौन सी धारा यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच जलवायु को गर्म बनाती है। क्या बोल रहा है कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच कौन सा जलवायु है जो गर्म बनाती है, तो ये कौन सा बनाएगा, गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए गल्फ स्ट्रीम जो है ना उत्तरी अटलांटिक को गर्म जल पहुंचाती है, जो उत्तरी अटलांटिक है ना ओशियन, उसको गर्म जल पहुंचाएगा। और इससे क्या होता है कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका में शीतकालीन तापमान अपेक्षाकृत उच्च हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या बोल रहा है हमारा कि गहरी धाराएं यानी डीप करंट्स मुख्यतः किन कारणों बनती है, किन कारण बनती है, तो किन के कारण बनती है, तो ये आपका जल का तापमान और घनत्व के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी। जो डीप करंट बनती है ना ठंडे और घने जल के नीचे होने से बनती है। जैसे आपका ठंडा जो भी जल रहेगा ना वो कहाँ आ जाएगा, आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये घना हो जाएगा, ठीक है, डेंस हो जाता है, इसी के कारण नीचे की ओर बहने से बनती है, ठीक है। सतही धाराएं जो है आपका ये आपका गहरी धाराएं है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ओके। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सी महासागरीय धाराएं भारत में मानसून को प्रभावित करती है। तो कौन सा प्रभावित करता है भारत को, तो ये आपका करेगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। नॉर्थ इक्वेटोरियल जो करंट होता है ये बे ऑफ बंगाल में आपका हम बहती है, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में बहती है, और ये क्या करता है ना कि मानसून और चक्रवात की गतिविधियों को ये प्रभावित करता है, कौन, आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये भी आप याद रखिएगा, ओके। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है हमारा कि ठंडी महासागरीय धाराएं आमतौर पर क्या है आपका आमतौर पर तटवर्ती क्षेत्र में क्या प्रभाव डालती है। बोल रहा है यहाँ पे कि ठंडी महासागरीय धाराएं जो है आमतौर पर जो तटवर्ती क्षेत्र है वहां पे क्या आपका प्रभाव डालेगी। तो ये क्या क्या डालता है आपका, तो ये आपका डालता है तटवर्तीय क्षेत्रों में ठंडी और शुष्क जलवायु, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठंडी धाराएं समुद्र से तट पर कम गर्मी पहुंचाता है, ठीक है। और तटीय क्षेत्र क्या होता है, शुष्क और ठंडा रहता है, ये बात आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। क्या बोल रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी धारा अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट से बहती है और ठंडी है।
तो अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट से बहने वाली और वो भी ठंडी है, वो कौन सा है? वेंगुला है, वेगुला है, वेंगुला है। ठीक है, वेंगुला करंट है। ये दक्षिण और पश्चिम अफ्रीका तट से बहती है, जो ठंडी है। ठीक है, अग्लुहास तो है गर्म। ठीक है, सोमालिया है आपका मौसमी, और गल्फ स्ट्रीम भी है आपका गर्म। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा मानसून के समय दिशा बदलती है? तो मानसून के समय जो दिशा बदलती है ना, ऑप्शन नंबर बी है, सोमाली करंट। ये कहाँ है आपका? अरब अरब सागर में होती है, अरब सागर में बहती है। ठीक है, और मानसून के अनुसार ही ये दिशा बदलती है। आन करंट जो ये जो बाकी धाराएं हैं, अस्थाई दिशा होती है इनकी। ठीक है, इनकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये मौसम के अनुसार सोमाली करंट बदलता है अपना। ये बात आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है हमारा अगला प्रश्न? डीप करंट जो होता है, गहरी धाराएं मुख्यतः किस कारण से बनती है? तो ये देखिए फिर से आपका रिपीट होता है, समुद्र का आपका घनत्व और तापमान। ठीक है, क्योंकि नीचे जो आएगा आपका ठंडा और आपका डेंस बनाएगा। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्या कि कौन सी धारा जापान तट के उत्तर की ओर बहती है? जापान की, जापान का जो है ना, जापान ये मान लेते हैं हम, उसके उत्तर कौन सा धारा बहती है, और वो भी कौन है? गर्म है। तो ये बात आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, गर्म भी है और उत्तर की ओर भी बहती है। मैं आपको ये पढ़ाया भी था। आपको कौन सा? कुर्सियो कुर्सियो क्यूरोशियो क्यूरोशियो करंट, जो आपका कौन सा है? पैसिफिक ओशियन में है, प्रशांत महासागर में है। ठीक है, ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा भारत के पूर्वी तट के पास बहती है और गर्म भी है? देखिए, अब पूछ रहा है कि भारत के पूर्वी तट, यानी भारत का पूर्वी तट इधर बे ऑफ बंगाल में, और जो क्या है आपका गर्म जलधारा है। तो ये आपका कौन सा होगा बताइए? आपका ये आपका हो जाएगा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, और ये आपका कहीं ना कहीं हमारे मॉनसून को और चक्रवात को ये क्या करता है? प्रभावित करता है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी धारा अटलांटिक महासागर में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के तट को गर्म करती है? क्या बोल रहा है? फिर से देखते हैं। कौन सी धारा, जो जलधारा अटलांटिक महासागर में, ठीक है, ये अटलांटिक सागर महासागर में जो में यूरोप, ठीक है, और उत्तरी अमेरिका के तटों को गर्म करती है। अभी हम लोग पढ़े थे कुछ देर पहले ही, गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर को गर्म जल, अटलांटिक को गर्म जल पहुंचाती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा। अब क्या है? अगला प्रश्न है कि प्रश्न जो है आपका, ठंडी सतहें, सतही धाराएं, ठंडी सतही धाराएं तटीय क्षेत्रों में क्या प्रभाव डालती है? तो ठंडी जो सतही धारा है वो आपका तटीय क्षेत्रों में क्या प्रभाव डालेगा? तो ये आपका डालेगा आपका ठंडी और शुष्क जल वायु। ओके, ऑप्शन नंबर बी, जो हम लोग अभी कुछ देर पहले ही एक क्वेश्चन रिपीटेड हुआ था। अब देखिए क्या है, भारत के पश्चिमी तट के पास कौन सी धारा बहती है? तो ये आपका कौन सा बहेगा? वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट बहेगा। ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, और हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है आपका कि वैश्विक जलवायु संतुलन में कौन सी धाराएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? मतलब बोल रहा है वैश्विक जलवायु जो संतुलन है ना आपका, क्लाइमेट बैलेंस में, वर्ल्ड क्लाइमेट बैलेंस में कौन सी धाराएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो ये आपका निभाती है आपका सतही और गर्म धाराएं दोनों। ठीक है, जो आपका सरफेस और डीप ओशियन करंट होता है, ये दोनों आपका निभाता है। ठीक है, क्या करता है ये कि ये गर्म और मतलब जो आपका देखिए क्या होता है, जैसे सतही जो है ना, सतही क्या करेगा आपका? गर्म और क्या करेगा? गर्म और ठंडी जल धाराएं को आदान प्रदान करेगा। ठीक है, आदान प्रदान करेगा। ओके, आदान प्रदान करेगा, ये बात आप याद रखिएगा। और डीप करंट जो रहता है, जो गहरी धाराएं रहेगा, वो क्या करता है? गहन जल को, मतलब जो डेंस है, जो वाटर को, वाटर जो साइकिल को और वैश्विक तापमान संतुलन बनाए रखने में क्या है? मदद मदद करती है। कौन? आपका गहरी जलधारा है। ओके, लास्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? देखिए क्या बोल रहा है कि
कौन सी धारा भारत के मानसून को प्रभावित करती है? तो कौन सा धारा मानसून को प्रभावित करेगा? तो सोमाली करंट, ठीक है, और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेगा। ठीक है, सोमाली करंट जो करेगा अरब सागर में मानसून के अनुसार दिशा बदलती है, और नॉर्थ ये आपका बे ऑफ बंगाल में चलती है। तो ये बात आप याद रखिएगा। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। ओके, और आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसे लगा, तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक छोटा-सा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा एक लक्ष्य है 1000 सब्सक्राइबर का, तो जल्दी से जल्दी पूरा करवाइए। और आप इस जो भी पहले जो 1000 सब्सक्राइबर होंगे, जो हमारा वेब्स अकेडमी के ऐप्स पे 4 कोर्स जो फाउंडेशन कोर्स लॉन्च होने वाला है, उस पर आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा, मिलेगा। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, वेब्स अकेडमी की तरफ से आपको गिफ्ट मिलेगा। और एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।